Kajal happens to be in the same school. Yes, sir. Good evening, sir. Alzia, good evening. ऑलराइट, चलिए देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट एंड कंप्लीट द ड्रग्स वाला पार्ट एंड दिस चैप्टर आप हमारा यहाँ पे आज हम लोग कवर करते हैं, खत्म करते हैं. लेट्स डू दैट. ठीक है, तो पिछली क्लास के अंदर हमने यहाँ पे बात किया था अबाउट द कैंसर. कैंसर के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, बात किया था. आप लोग जानते हो कि कैंसर को आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो. या वह हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, इन सब तरीकों से आप अपने कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हो. उसके साथ एक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के थ्रू भी आप डिटेक्ट कर सकते हो कैंसर को. जेनेटिक प्री डिपोजिशन भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि कई बार कुछ लोगों में लाइक काफी चांसेस होते हैं कि कुछ टाइप के कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं. तो ऐसे पर्सन को एज अ डॉक्टर आप रेकमेंड कर सकते हो कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड नॉट बी डन और व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड. कैसी एक्टिविटी आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपको कैंसर ना हो. तो ये हमने देखा था. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रोटोऑन्कोजीन एंड टीएसजी. आई होप ये बात आपको समझ आई होगी बिकॉज ये बहुत ही Yes. इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोटोऑन्कोजीन आपका ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है. एंड दैट इज समथिंग, इफ एट ऑल दैट हैपेंस दैट मीन्स चांसेस है कि अब आपका कैंसर फॉर्मेशन आपका हो सकता है. ट्यूमर सप्रेसर जीन जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका एक्सप्रेस करना बंद कर देता है, तब आपके चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन आपको वहाँ पे होगा. सो याद रखना, प्रोटोन जीन हम सबके अंदर है, सबके अंदर काम कर रहा है. बट अगर वो ओवर एक्सप्रेस करेगा, अगर वो ओवर एक्सप्रेशन अगर उसका वहाँ पे होगा, देन वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है. देन वी हैव अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ मेटास्टैटिस की कहानी हमने यहाँ पे देखी थी कि कैसे अगर आपका कैंसर इन्वेड कर रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, अगर वो इन्वेड कर रहे हैं वहां के सेल्स, देन वी कैन क्लियरली से दैट इज एग्जांपल ऑफ माई मेलिग्नेंट कैंसर. और मेलिग्नेंट कैंसर बिल्कुल आपका मेटास्टैटिस यहाँ पे शो करता है. बल्कि रियल सेंस में देखा जाए तो मेलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम लोग कैंसर बोलते हैं. और ये हमारे लिए हमेशा से एक बड़ा कंसर्न या प्रॉब्लम हमारे लिए रहता है. देन वी हैव डिस्कस क्या क्या होते हैं आपके कार्सिनोजेंस. ऑन्कोवायरस आपके यहाँ पे हो जाते हैं. पेस्टिसाइड्स, निकोटिन, यूवी रेज, एक्स रेज, डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशंस कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द डीएनए. आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई कार्सिनोजन होगा तो आपके डीएनए को ही डैमेज हो करेगा. इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ म्यूटेशन इन द जेनेटिक मटेरियल. और उस म्यूटेशन की वजह से आपका सेल हो जाता है कैंसर. बिकॉज ऑफ दैट द सेल विल सडनली टर्न कैंसरस ओवर देयर. तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज समथिंग वी हैव डन. ठीक है, तो कैंसर हम यहाँ पे देख चुके हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज को हम यहाँ पे देखते हैं. इसमें भी ड्रग्स वाले पार्ट को हम यहाँ पे ज्यादा ध्यान देंगे. अल्कोहल अब्यूज वाले पार्ट को लाइक मेनली आप कुछ चीजें हैं जिनको आप खुद से पढ़ लेंगे बिकॉज दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द नीट एग्जाम. तो नीट के कॉन्टेक्स्ट में जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम आपको बताएंगे. जो ऐसा क्वेश्चन है विच हैज टू बी अंडरस्टूड और विच हैज टू बी विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, या जो एक मॉरल अलाइन करने के लिए इसको जो पोर्शन वहां पे देके रखा हुआ है, दैट इज समथिंग यू कैन हैव अ लुक एट बाय योरसेल्फ. मैं बता दूंगा वो आपको क्या है वो. ऑलराइट. देन जब हम ड्रग्स की बात करते हो तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आप इसको 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करते हो. एक होता है आपके यहाँ पे ओपियोइड्स, दैट्स वन कैटेगरी. सेकेंड कैटेगरी है कैनाबिनॉइड्स. थर्ड इज माय कोका एल्केलॉइड. ये 3 कैटेगरी के अंदर ही आपकी पूरी कहानी चलती है. सो यहाँ पे ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कोलाइड्स. सो ये 3 आपकी कैटेगरी आपके यहाँ पे ड्रग्स की. इनको ही हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे क्या होता है इनके अंदर. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स इन देम. नाउ लेट्स स्टार्ट विद ओपियोइड्स. ओपियोइड्स जब आपके सामने ये कैटेगरी आएगी ड्रग्स की, तो पहले आपको याद रखना है यहाँ पे आपका कौन सा प्लांट इन्वॉल्व होगा. पॉपी प्लांट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है.
इसका नाम आपका यहाँ पे है पेपेवर सोमिनिफेरा। तो पेपेवर सोमिनिफेरा इज अ नेम ऑफ द प्लांट, जिसमें से आपको ये टाइप्स के ड्रग्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। सो ओपियोइड कैटेगरी के ड्रग्स आप वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इस प्लांट में से मुझे कहाँ से मिलेंगे ड्रग्स? तो ये जो प्लांट होता है आपका पेपेवर सोमिनिफेरा, इस प्लांट के लैटेक्स में से आप अपना ये ड्रग आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इसके लैटेक्स में से आप अपना ड्रग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो सबसे कॉमन ड्रग जो इस कैटेगरी के अंदर आता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मॉर्फिन। दैट इज कॉल्ड एज माय मॉर्फिन। अब जब भी मॉर्फिन आपके सामने यहाँ पे टर्म आएगा तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, मॉर्फिन हमेशा से जाना जाता है एज अ पेन रिलीवर। दिस इज ऑलवेज बीन बिलीव्ड टू बी एज अ पेन रिलीवर। ये आपके पेन को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, ये यूज किया जाता है, डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं एज अ पेन रिलीवर। ये आपके ब्रीदिंग को स्लो कर देता है, इट इज गोइंग टू स्लो डाउन द ब्रीदिंग, इट इज नोन टू स्लो डाउन द ब्रीदिंग एज वेल। It is also been called to behave like a depressant. अब डिप्रेसेंट मतलब ये आपको डिप्रेशन में लेके नहीं जाता, ये आपके बॉडी की एक्टिविटीज को स्लो कर देता है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल हिम एज अ डिप्रेसेंट, DEPRESSANT। सो वी कॉल इट एज अ डिप्रेसेंट। सो आपको याद रखना है कि आपको जो मॉर्फिन होता है ये वेल नोन एज अ पेन किलर। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब लोगों को चोटें लगती थी तो कोई उनकी छोटी मोटी चोट नहीं हुआ करती थी। दे यूज्ड टू हैव इंजरी लाइक उनका इंटेस्टाइन बाहर आ रहा है, उनका पैर वहां पे कट चुका है, ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू हैपन ओवर देयर। So morphine was used as a very strong drug over there, which used to relieve from the pain. तो जो intense pain जो हो रहा था किसी को, उसके लिए morphine यूज किया जाता था। इवन आज की डेट में पोस्ट सर्जरी morphine यूज किया जाता है। सर्जरी के बाद morphine के शॉट्स दिए जाते हैं पेशेंट को, और अगर वो उसे पेशेंट को दिए जाते हैं देन ही कैन एक्चुअली रिलीव हिमसेल्फ फ्रॉम द पेन। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि आपको ये जो morphine आपके सामने हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, कई बार लोगों को इसका एडिक्शन हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पीपल माइट गेट एडिक्टेड टू दिस एज वेल, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अब इसके अलावा आपको याद इसमें ये रखना है कि आपका जो पॉपी प्लांट है या ये जो ओपियोइड्स जो मेरी कैटेगरी है उसमें जो मेरा सबसे मेन ड्रग जो मेरा यहाँ पे मॉर्फिन, इसके रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? तो इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो आपको बॉडी में दो जगह पे मिलेंगे। तो इनके रिसेप्टर आपको जो यहाँ पे मिलेंगे, तो रिसेप्टर विल बी सीन इन माय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा रिसेप्टर मुझे यहाँ पे मिलेगा इसका जीआई ट्रैक के अंदर। सो जीआई ट्रैक्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये दो लोकेशंस के अंदर आपको अपने वहां पे रिसेप्टर देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। रिसेप्टर का मतलब यहाँ पे क्या होता है आप समझ जाओ यहाँ पे, कि जब कोई ये ड्रग्स लेता है या कोई डॉक्टर से ड्रग्स को देगा तो ये ड्रग्स जाके कहीं पे जाके अटैच होगा और उसके बाद इसका इम्पैक्ट होगा। तो इसके रिसेप्टर्स आपके होते हैं आपके ब्रेन के अंदर, और आपके जीआई ट्रैक में भी इसके रिसेप्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यही बात आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब मॉर्फिन जो आपका यहाँ पे होता है, इसका अगर हम करते हैं एसिटाइलेशन तो आपको इसमें से मिलेगा आपका वेल नोन ड्रग जिसका नाम होता है आपके यहाँ पे हीरोइन। ये ड्रग का नाम आपने सुना है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एसिटाइलेशन जब आप इसका करते हो, सो यू गेट टू हैव वन काइंड ऑफ ड्रग दैट इज कॉल्ड एज योर हीरोइन। मूवीज एंड न्यूज़पेपर में ये टर्म कई बार आपने सुना होगा, राइट? सो नाउ हीरोइन आपको ये जो बनाया जाता है बेसिकली मॉर्फिन में से एसिटाइलेशन करके आप यहाँ बनाते हो। अब एनसीईआरटी यहाँ पे कह रही है कि हीरोइन का एक और नाम यहाँ पे आपको होता है स्मैक। Yes, sir. ये भी सुना। ये भी सुना है, ठीक है, Yes, sir. राइट, अवेयर है पॉपुलेशन, ठीक है। स्मैक इज समथिंग यू डोंट फाइंड लाइक स्मैक। एक तो बता दो पहली चीज की एनसीईआरटी में बोला गया कि इट इज अ कॉमन नेम इसका है यहाँ पे स्मैक, बट स्मैक अलग होता है। स्मैक एक आपका बाय प्रोडक्ट होता है जब आप हीरोइन बना रहे होते हो, और वो काफी चीप होता है, राइट? कंपेयर टू हीरोइन इट इज गोइंग टू बी वेरी चीप। नाउ यू विल बी लाइक सर आपको सोचा ये सर चीप है महंगा है, हाउ डू यू नो दैट सर? लाइक सो द थिंग इज प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट स्मैक इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग एंड हीरोइन इज अ डिफरेंट थिंग। बट आपके आंसर में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दैट कॉमनली हीरोइन इज आल्सो कॉल्ड एज माय स्मैक, तो आपको ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। So this is something you have to know.
सो मॉर्फिन ध्यान रखना, इट्स अ पेन रिलीवर, स्लो डाउन द ब्रीदिंग, डिप्रेसेंट है आपका यहाँ पे ये. Acetylation of morphine will give you this kind of drugs over here, right? And these are the drugs which are being inhaled भी किया जा सकता है इनको, and you can also take them via syringe, right? So inject भी करते हैं लोग इसे, inhale भी करते हैं. So there are different ways through which these drugs are being used. तो ये बात इसके अंदर आपको याद रखनी है. These are the few things you have to know in this. अब मॉर्फिन के साथ साथ यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे याद रख लेना. मॉर्फिन के साथ साथ you will also get to know that there is one more drug which comes under the category of my opioids, and that is called as my codeine. So codeine जो यहाँ पे आपका जो ड्रग होता है, this is also कैटेगरी मेरा ओपियोइड से आएगा. So ओपियोइड कैटेगरी आपका कोडीन नाम का आपके यहाँ पे ड्रग आएगा. ये जनरली दिया जाता है when someone has a respiratory distress. So respiratory disorder के टाइम पे ये डॉक्टर रिकमेंड करता है. So respiratory डिसऑर्डर के टाइम पे कोई हो या रेस्पिरेटरी डिजीज के टाइम पे, व्हाट आई विल बी फाइंडिंग, दिस इज बीइंग गिवन इन द कप सिरप. तो ये आपको मिलता है कप सिरप के अंदर. आपने शायद ये सुना होगा कप सिरप के अंदर आपको कोडाइन मिलता है, कोडाइन फॉस्फेट करके कप सिरप भी आता है. दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन द कप सिरप के अंदर. सो कप सिरप के अंदर ये आपको मिलेगा देखने के लिए. अरे अपूर्वा बोली, पूर्वा सेड समथिंग, ऑलराइट. सो यस, इन द कप सिरप के फॉर्म में आपको ये मिलेगा यहाँ पे ये देखने के लिए. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना. देयर इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो. सो दे बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ माय ओपियोइड्स. याद रखना, ओपियोइड्स के अंदर आपका जो सबसे मेन प्रॉपर्टी याद रखना है कि आपका मॉर्फिन एक आपका बहुत मेजर आपका यहाँ पे वेल नोन ओपियोइड है, जिसमें से कई सारे ड्रग्स आप बना सकते हो. हीरोइन उसमें से एक आपका यहाँ पे ड्रग है जो यहाँ पे आपको बन के मिलता है वाया एसिटाइलेशन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज माय स्मैक. एंड सीएनएस और जीआई ट्रैक के अंदर इसके रिसेप्टर्स होते हैं. सो दैट इज द सेकंड थिंग यू हैव टू नो. और ये प्लांट का नाम आप यहाँ पे याद रखना. द प्लांट इज माय पॉपी प्लांट, और इसमें साइंटिफिक नेम आपका यहाँ पे आएगा पेपेबर सोमिनिफेरा. इसके लैटेक्स में से आप निकाल के अपने ड्रग्स आप यहाँ पे बना सकते हो. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड विद द ओपियोइड पॉइंट्स. सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो. रिसेप्टर मतलब देखो बेटा क्या होता है ना कि आपके अगर किसी ड्रग को जाके किसी बॉडी के अंदर कोई डिफरेंस क्रिएट करना हो या एक्ट करना हो, तो उसको सेल सरफेस के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, वो वहां पे जाके बैठेगा तभी उसका इम्पैक्ट होगा. तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब किसी को कोई मॉर्फिन दिया जाता है, अगर मैं किसी पेशेंट को मॉर्फिन दे रहा हूं, तो उसे वो रिलीफ कब मिलता है? उसे रिलीफ तब मिलता है जब वो जो ड्रग होगा, समझो ये मेरा वो ड्रग है, समझो ये मेरा वो मॉर्फिन वाला ड्रग है, और ये है मेरा यहाँ पे सेल का सरफेस, एंड दिस इज माय सेल का सरफेस ओवर देयर. और सेल सरफेस पे यू विल हैव सम रिसेप्टर ओवर देयर. समझो ये मेरा ब्रेन के सेल्स का सरफेस है और उसके ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होंगे. तो जब ये मेरा ड्रग जाके इन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बैठेगा, व्हेन दिस ड्रग विल कम एंड सिट ओवर द रिसेप्टर्स, तब मुझे वहां पे रिलीफ फील होगा. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल हैव अ सेंस ऑफ रिलीफ. तो तब जाके मुझे एक सेंस ऑफ रिलीफ मुझे वहां पे मिलता है. तो ये चीज आपको यहाँ पे आ रही है. दिस इज द वन ऑफ द थिंग व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस. ठीक है, तो ये होता है आपका रिसेप्टर. दिस इज गोइंग टू बी द रिसेप्टर ओवर देयर. बोलिए बेटा बोलिए, तमनप्रीत बताइए. वो पेपेवर सेमिनिफेरा पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम है. Yes. Okay. This is what you find happening. So that is the story you have to know in terms of your opioids. So opioids को लेके आपको इतनी बात यहाँ क्या है आपको याद रखनी है. ये है आपका पॉपी प्लांट और ये है आपका केमिकल स्ट्रक्चर आपके मॉर्फिन का. दोनों याद रख लेना. कई बार नीट में आजकल क्या किया जा रहा है कि वो लोग आपके सामने पिक्चर ही रख रहे हैं. They are taking up a picture and they are keeping the picture in front of you. So that's why ये केमिकल स्ट्रक्चर का आपको पिक्चर थोड़ा सा याद रखना है कि ऐसा पिक्चर आएगा, that is the structure of a morphine. So you should be able to answer those kind of questions अगर आते हैं तो. तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. Right? Then you have the next category. The next category here is going to be my cannabinoids. अगली कैटेगरी जो मेरी यहाँ पे है वो है मेरी यहाँ पे cannabinoids. Cannabinoids की अगर हम बात करते हैं, so you have this plant, cannabis sativa. ये आपका ये प्लांट है. एंड फ्रॉम दिस प्लांट बेसिकली इस प्लांट के इन्फ्लोरेंस में से आप अपने कई अलग अलग टाइप के अपने ड्रग्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो. इसका जो इन्फ्लोरेंस होता है, कैन यूज द इन्फ्लोरेंस ऑफ दिस प्लांट. एंड इन्फ्लोरेंस मतलब आप यहाँ पे इसके लीव्स यूज कर सकते हो. लीव्स में से आपको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने ड्रग्स को. यू कैन एक्सट्रैक्ट द ड्रग्स फ्रॉम द पेटल्स ऑफ द फ्लावर,
देन उसका रेजिन होता है, एक पल्प निकलेगा वहां से, उसमें से भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. सो यू कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट ड्रग्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द प्लांट. प्लांट के अलग अलग लीफ के जो इन्फ्लोरेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं वहां से आप वहां पे उसे निकाल सकते हो. सो अब कैनबिस सटाइवा जो आपका यहाँ पे जो ड्रग है, इसके सॉरी ये जो आपका प्लांट है, दिस इज द नेम ऑफ द प्लांट, प्लीज दिस इज द नेम ऑफ द प्लांट. और इस प्लांट के अंदर से आपको ये कैटेगरी के ड्रग्स आपको मिलते हैं, कैनाबिनॉइड ड्रग्स आपको यहाँ मिलते हैं. दिस इज गोइंग टू बी अ प्लांट ओवर हियर. अब ये जो प्लांट आपके सामने यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, इस प्लांट के अंदर से आप अलग अलग एरिया में से आप ड्रग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. लीव्स, पेटल्स, रेजिन्स में से आप अपना ड्रग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. नाउ कैनबिस सटाइवा प्लांट जो आपका यहाँ पे होगा, इसके रिसेप्टर आपको मिलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर. इसके जो रिसेप्टर होते हैं, द रिसेप्टर विल बी देयर इन द CNS. The receptor are going to be there in the CNS. So now you have some of the examples of the drug which come under this category. Marijuana, hashish. Then you will be having something like your ganja, meth. These are the different kind of drugs you will find coming under the category of your cannabinoids. Marijuana, hashish, ganja are the some kind of drugs जो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किए जाते हैं बाय द पॉपुलेशन. और ये भी आपके वो ड्रग्स है जिनको इनहेल किया जा सकता है, इंजेक्ट किया जा सकता है. सो दीज आर द ड्रग्स व्हिच कैन बी इनहेल्ड और इंजेक्टेड. दे कैन बी inhaled or they can be injected as well. आपको याद ही रखना है इसके अंदर कि ये जो आपके यहाँ पे जो ड्रग्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, हशीश, मैरिजुआना, गांजा, मेथ, ये सारे ड्रग्स जो आपके सामने हैं यहाँ पे, दीज आर द ड्रग्स व्हिच विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ये जो आपके ड्रग्स आपके सामने हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, दिस ड्रग्स विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन cardiovascular system. They are going to affect your cardiovascular system. And they have an effect on them. So basically ये भी आपके sense of like it will slow you down. These are also drugs which are going to slow you down. ये आपको काफी slow कर देंगे and you get a sense of relief as well when you take such kind of drugs, right? ये सारे ड्रग्स जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा एडिक्टिव है. पॉपुलेशन इससे काफी ज्यादा अफेक्ट होती है. इंडिया में, बाहर, इट्स नॉट लाइक इंडिया में ही, बट बाहर भी लाइक लार्ज पॉपुलेशन गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी लाइक क्वाइट हार्मफुल. आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई ड्रग्स ले रहा होता है देन उसके इम्पैक्ट इतने खराब होते हैं दैट दे स्टार्ट लूजिंग आउट फ्रॉम देयर डेली एक्टिविटीज. Once people start getting into all those things, they will start losing the interest from the job, they will start dropping out from the job, they will start doing this thing all the time, and then body के अंदर internally काफी ज्यादा इसके अंदर आपका भी डैमेज होता है. So internal damage आपका body के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पे हो जाता है. And it becomes, this is something which can become fatal to the person, and at times you also find people recovering from that. But generally जब आप ये कोई अगर पर्सन ये स्टार्ट करता है देन होता क्या है दैट यू लूज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव लॉस्ट डूइंग नथिंग, एंड it impacts your body in a very bad way and your brain as well. So yeah, these are the drugs you find coming from the cannabis sativa. So याद रखना ये आपके प्लांट से कैनाबिनॉइड्स वाले आपके यहाँ पे ड्रग आएंगे. रिसेप्टर आपको याद रखना है, रिसेप्टर के बेस क्वेश्चन आ जाता है कई बार. CNS में हम इसको आपको मिलेगा आपके यहाँ पे रिसेप्टर. मैरिजुआना, हशीश, गांजा, मेथ आर द एग्जांपल्स. इनको इनहेल या इंजेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो एंड दे विल हैव इफेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इनका इम्पैक्ट होगा. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग विद माय कैनबिस सटाइवा. सो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कैनबिक मॉलिक्यूल और लीव्स ऑफ कैनबिस सटाइवा. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर. Alright, so now you have a next category, that's my coca alkaloid. कोका एल्कलाइड जो आपके पास यहाँ पे आपका टर्म है, द टर्म यू हैव कोका एल्कलाइड. तो जब भी आपके सामने ये टर्म आएगा, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज माय कोकेन. अगेन कोकेन इज आल्सो वेल नोन टर्म है. टीवी पे, पेपर में आपने पढ़ा होगा. इट्स अ वेरी वेल नोन ड्रग राइट थ्रू आउट द वर्ल्ड.
सो कोकेन आपका जो ड्रग आपका हमें मिल रहा है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका इज अ प्लांट, जिसमें से ये आपका अगेन ये आपका प्लांट है, और इस प्लांट के अंदर से ही आपको मिल रहा है आपके यहाँ पे ड्रग। सो दीज आर द प्लांट फ्रॉम विच यू आर गेटिंग दिस ड्रग। ठीक है, सो यहाँ से आप अपना इसी प्लांट में से अपना यहाँ पे आप कोकेन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। याद रखना, ये जो प्लांट है आपका, ये नेटिव है साउथ अमेरिका का। दिस इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अरे मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? सर आ क्लियर रही है है सर। सर, आ रही है सर। आ रही है सर। अरे अक्षरा, पोजीशन चेंज करो बेटा, पोजीशन चेंज करो, जहाँ पे भी बैठे हो वहां से उठो एंड गो टू सम अदर रूम और टेरेस, या फिर घूम करके वापस उसी रूम में आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सो यू विल फाइंड दे आर गोइंग टू बी नेटिव टू साउथ अमेरिका। ये आपको वहां पे मिलेगा साउथ अमेरिका के अंदर। अब याद रखना, कोकेन जो आपका यहाँ पे होता है, कोकेन विल आल्सो हैव रिसेप्टर ऑन द सीएनएस। के भी रिसेप्टर आपको सीएनएस में मिलते हैं। सो अगेन दे विल हैव द रिसेप्टर ऑन द सीएनएस। तो सीएनएस के अंदर विल हैव द रिसेप्टर। अब अगर हम कोकेन की यहाँ पे बात करते हैं, कोकेन इज समथिंग which is also been called as your crack. Cocaine is also known as crack. इसका short form होता है crack. Crack भी कहा जाता है इसको, हम यहाँ इसका कहा जाता है इसको, और इसका इवन हम कहते हैं यहाँ पे coke. That's a short form for my cocaine. अब cocaine जो होता है generally, this will have an impact on the body in a way that it will give you a sense of euphoria. It will give you sense of euphoria. यूफोरिया किसी को मालूम है क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एनीवन? नो सर। इसका मतलब होता है नो सर। एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हैप्पीनेस, बहुत होना अननेसेसरीली, बिना कोई रीजन के, राइट? आफ्टर एनी ड्रग पीपल गेट सडनली वेरी हैप्पी, राइट? उसे हम कहते हैं सेंस ऑफ यूफोरिया। दैट इज व्हाट हैपन व्हेन पीपल स्टार्ट टेकिंग द कोकेन ओवर देयर। ठीक है, एंड यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कोई पर्सन यहाँ पे एडिक्ट कैसे हो रहा है। सो वंस यू someone takes drugs once, right, he gets a kick, he gets that high, he gets that euphoria, right, and then वो चाहिए होता है, then that person needs that high every now and then. So अगर वो पहले like हफ्ते में 2 बार कर रहा है, then he don't even realize and he will start doing it like on a daily basis. And उसमें होता क्या है कि when you start taking those drugs ना, जिस डोज को आप ले रहे हो वो डोज एक सर्टेन टाइम के बाद आपको उतना सेंस ऑफ हैप्पीनेस आपको नहीं देता, क्योंकि आपकी बॉडी हो जाती है वहां पे आपकी डिसेंसिटाइज, आपका ब्रेन हो जाता है आपका डिसेंसिटाइज। तो अगर आप कोई पर्सन 5 ml ले रहा है ड्रग, जो मैं वैसे भी ज्यादा बड़ा नंबर बोल रहा हूँ, अगर कोई 5 ml ले रहा है, देन 5 ml आज से 1 महीने बाद उस पर्सन को वो यूफोरिया नहीं देगा जो पहले दे रहा था। नाउ व्हाट विल हैपन, द पर्सन विल स्टार्ट टेकिंग अ मोर अमाउंट ऑफ ड्रग, क्योंकि उससे तो उसे वो नहीं मिल रहा उसे सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सो ही विल पुश इट टू 7 ml। तो ऐसे करके आपका डोज भी यहाँ पे बढ़ता जाता है। इसलिए आप कभी शायद आपने पढ़ा होगा, पीपल डाई बिकॉज ऑफ द ओवरडोज। कई बार लोग ओवरडोज से भी लोग यस सर। यस सर। so that also happens. So this is something which is very like problematic in terms of like yeah, any kind of drug which has been seen in the population. So yeah, it gives you a sense of euphoria. उसके साथ साथ it also gives you a sense of, it also brings you in a sense of hallucination. Hallucination भी होता है लोगों को। Hallucination मतलब कि वो चीजें दिखना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं अपने घर में बैठा हूँ, आफ्टर टेकिंग ड्रग्स मुझे पहाड़ दिख रहे हैं एंड आई एम हैप्पी, पहाड़ पे पहुंच गए, मुझे स्टेडियम दिख रहा है धर्मशाला का घर पे बैठे बैठे हुए। सो दैट इज हैलुसिनेशन व्हिच एक्चुअली हैपेंस। यू स्टार्टिंग ड्रग्स, यू फील दैट यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स जो एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो ये भी होता है और अच्छा लगता है लोगों को। सो दैट एक्चुअली हैपेंस। सो या these are the things you find happening in this. You have a sense of euphoria, hallucination भी यहाँ पे हो आपको होते हुए मिलता है। So these are the 2 things you have to know in this. ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे रखनी है। हाँ जी, तो अनफिट बताइए, बोलिए। सर वो हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं ना कईयों के, वो क्या होता है? वो तो अलग होता है, वो विड्रॉल होता है। विड्रॉल में ऐसा होता है बेटा कि अगर आप ड्रग्स ले रहे हो, रेगुलर बेसिस पर अगर आप ड्रग्स ले रहे हो, अलजिया रुकना 2 मिनट।
अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप ड्रग्स ले रहे हो, तो अगर आपने सडनली बंद कर दिया ड्रग्स लेना, देन यू हैव अ विड्रॉल सिंड्रोम। फिर आपका विड्रॉल होगा, बहुत खराब विड्रॉल होता है। और जब विड्रॉल होता है ना, तो वो विड्रॉल लाइक कई बार इतना, मतलब जिसमें आपको हाथ कांपे मिलते हैं, एंजाइटी होती है, एंड बिकॉज उसे ड्रग का शॉट चाहिए होता है, सो ही बिकम्स वेरी एंशियस ओवर देयर, राइट। सो वो सब आपका वहां पे होने लगता है। लेकिन विड्रॉल जब होता है, जब विड्रॉल के जब आपको सिम्टम्स दिखते हैं, ये कई बार इतने फेटल हो सकते हैं दैट पर्सन कैन डाई बिकॉज ऑफ दैट। हार्ट रेट सडनली उसकी शूट हो जाती है, ऊपर चली जाती है। सो व्हेनेवर समवन स्टार्ट्स टेकिंग ड्रग्स, या बहुत अगर कोई ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, तो करा ये जाता है कि उसका डोज को धीरे धीरे करके नीचे लाते हैं। रिहैब सेंटर में जनरली क्या किया जाता है कि वो जो डोज होता है उसको स्लोली वो लोग नीचे लाते हैं। सो इन द वेस्टर्न कंट्रीज में आप रिहैब सेंटर में क्या करते हो, वो डोज को आप नीचे लेके आते हो स्लोली। पहले वो 7 ml ले रहा था, तो उसे वो ड्रग डोज दिया जाएगा, बट 7 ml नहीं, 5 ml। देन 1 महीने बाद उसे 3 ml पे लेके आएंगे। देन अगेन 2 वीक के बाद 1 ml पे लेके आएंगे। सो उसकी बॉडी वो लाइक एडजस्ट कर पाती है। द बॉडी इज एबल टू कंडीशन इटसेल्फ विद अ लेस अमाउंट ऑफ डोज। सो दैट्स हाउ यू ब्रिंग पीपल आउट फ्रॉम द दिस एडिक्शन ऑफ द ड्रग्स। ये इस तरीके से आप करते हो वहां पे, क्योंकि अगर आपने एकदम से बंद कर दिया किसी का, चाहे वो मैं ड्रग्स की बात करूँ या मैं अल्कोहल की बात करूँ, अगर वो सडनली बंद होता है, देन देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विड्रॉल, एंड सम टाइम विड्रॉल्स आर फेटल एज वेल। सो ये होता है। बताइए अलजिया, क्या सवाल आपका, बोलिए। सर ये जितने भी ड्रग्स है ये सारे सीएनएस पे ही मतलब वो करते हैं, अपना असर दिखाते हैं। मेनली दे आर गोइंग टू हैव इम्पैक्ट ऑन सीएनएस। ओपियोइड्स का इम्पैक्ट सीएनएस प्लस जीआई के ऊपर भी, जीआई ट्रैक के ऊपर भी होता है, बट मेनली दे विल हैव इम्पैक्ट ऑन द सीएनएस, राइट। सो या दैट इज समथिंग दे डू। ठीक है, सो ये याद रखना, सेंस ऑफ यूफोरिया, हेलुसिनेशन याद रखना। एरिथ्रोजाइलम कोका, कोकेन के अंदर क्रैक एंड कोक आर 2 एग्जांपल्स। ये आप प्लांट आपको याद रखा, नेटिव अमेरिका में आपको मिलता है प्लांट देखने के लिए। रिसेप्टर्स आर ऑन द सीएनएस एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। ये इतनी ही बात है आपको इसके अंदर आपको याद रखनी है। इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। अब यहाँ पे 2 प्लांट के नाम यहाँ पे लिखे हुए हमने सामने, एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। अब ये जो दोनों प्लांट्स आपके यहाँ पे है, these 2 plants are known to give you a very strong sense of hallucination, so they can cause hallucination. तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि कौन सा प्लांट हो जाए जो आपको स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन आपको दे सकता है, देन याद रखना इट्स धतूरा एंड एट्रोपा बेलाडोना। These are the plants which are going to cause a strong hallucination। मतलब आपको वो सब चीजें दिख रही होंगी जो आपकी एग्जिस्ट भी नहीं करती घर के आसपास, so, और आपके सराउंडिंग के आसपास, you will see that। So that are the 2 things you have to know। उसके बाद you have barbiturates, amphetamines and benzodiazepines। ये जो आपके 3 ड्रग्स है आपके यहाँ पे, ये क्लिनिकल लेवल पे काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। सो क्लिनिकल लेवल पे इसको यूज किया जाता है। या क्लिनिकल, और आई शुड रादर राइट। बोलो अलजिया, बोलो। सर जो धतूरा होता है उसके फ्रूट्स को यूज करते हैं ना। क्या बेटा? जो धतूरा प्लांट होता है उसके फ्रूट्स को यूज करते हैं ना, लाइक वो ड्रग्स एंड बियर वगैरह बनाने में। ये तो मैं भी अवेयर नहीं उस चीज को लेकर। मैंने That is सुना है कि something मींस उसमें नशा वगैरह होता है फ्रूट्स में। possibly, but seriously I'm not aware about that। मतलब नहीं होता सर होगा, ने कभी ट्राई नहीं किया है। कोई ट्राई नहीं किया है। मुझे धतूरा प्लांट भी आइडेंटिफाई करना नहीं आता कि धतूरा है। सर मेरे घर पे है प्लांट। यस सर, मेरे घर पे। सर धतूरा का भी है, सर गांजा का भी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तुम लोगों को है ना लेक्चर के बीच में ये मेंशन करना ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ क्लिनिकल यूज देख लेता हूँ यहाँ पे, बार्बिटूरेट्स का, एम्फेटामाइन्स का, बेंजोडाइजेपिन का क्लिनिकल यूज यहाँ पे क्या होता है। सो बेसिकली ये जो आपके यहाँ पे ड्रग्स होते हैं जनरली यूज किए जाते हैं, डॉक्टर से यहाँ पे यूज करते हैं टू ट्रीट द पर्सन विद डिप्रेशन। डिप्रेशन में अगर कोई हो तो उसको ये ड्रग्स दिए जाते हैं। उसके साथ साथ these are the drugs which have been also been given to the person who is suffering with the insomnia। But many of the plants are very commonly grown actually। I have seen that कई सारे plants जो होते हैं ना वो आपके हिमालयन बेल्ट में काफी commonly आपको ग्रो करते हुए मिलते हैं। Like even when the people are not using them, you find them growing in the wild। So
That is something I have actually heard of. That you find them very locally growing over there, so that's not even a big thing. So yeah, डिप्रेशन इंसोमिया को ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पे हमारे इन ड्रग्स को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. विल बी यूजिंग दिस ड्रग्स टू ट्रीट देम. बेसिकली ड्रग क्या करता है, ये आपके बॉडी को काम स्टेट में लेके आता है. दीज आर द ड्रग्स व्हिच ब्रिंग यू बॉडी इन द काम स्टेट. सो दैट इज समथिंग गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. डिप्रेशन के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं, याद रखना, वो ड्रग्स एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता. वो सिर्फ आपको एक साइकेट्रिस्ट रेकमेंड कर सकता है. एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फिर क्या करता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट डज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डज इन दैट केस? हाई डोसेस दे देगा वो. क्या क्या वापस बताना, क्या क्या वो करेगा वो? सर What नहीं does- पता, हमें कभी नहीं हुआ क्वेश्चन क्या डिप्रेशन. पूछा था आपने? क्वेश्चन मेरा ये है कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट में फर्क क्या होता है, या क्या करता है साइकेट्रिस्ट कर सकता है जो साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता, या साइकोलॉजिस्ट सर, करता ही क्या है? साइकियाट्रिस्ट तो पूरी जांच करके बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है और उसके हिसाब से ही सजेस्ट करेगा. और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा? तुम लोग सर साइकेट्रिस्ट मतलब अगर वो शायद जैसे कि पर्सन कोई आएगा वो झूठ भी बोल रहा होगा तो मतलब वो पकड़ लेगा कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन जो क्लिनिकल वाला होगा वो नहीं बता पाए. अच्छा आंसर था, बट सही नहीं है. बट था अच्छा आंसर. एनीथिंग एल्स, एनीवन एल्स? ओके, सो सर याद रखना. साइकोलॉजिस्ट होगा वो सामने वाले की बात के हिसाब से उसको मतलब दवा रिकमेंड करेगा, पर जो साइकियाट्रिस्ट होगा वो पूरी तरीके से जांच करके पता करेगा. मतलब तुम ये कह रहे हो कि जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो उससे बात करेगा एंड देन बोलेगा कि अच्छा ये चाहिए, ओके 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 ओके. एंड साइकेट्रिस्ट जो होगा, ही विल बी लाइक मैं देता हूँ आपको, लाइक आई विल गिव यू द मेडिसिन, राइट? अच्छा, आप सुनो मेरी बात. एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो आपके यहाँ पे होता है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो याद रखना ये जनरली आपसे बात करके आपके बारे में जानेगा. he will actually talk about the person, he will talk with the person, he'll get to know inside out what has been happening in his life, how the things have been, is he been able to sleep regularly. So generally they will have this conversation which they will run with the patient and they will try to understand the issues in depth. वो वहां पे समझ पाएगा. एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कभी भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं बना सकता. एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कभी भी बार्बिट्यूरेट्स या बेंजोडाइजेपिन का प्रिस्क्रिप्शन बना के दे नहीं सकता. ठीक है. तीसरी चीज याद रखना, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए यू डोंट इवन हैव टू गेट एमबीबीएस डिग्री. इसके लिए अपना आप ग्रेजुएशन करके, लाइक आफ्टर योर 12th grade you can do your graduation in clinical psychology, you can do your masters, and then you are approved as a clinical psychologist. And they are also very important. They are also going to be very important because sometimes you don't even need a psychiatrist. You just need a clinical psychologist who can actually help you out on things. So they are also going to be very important, right? तो ये याद रखना कि clinical psychologist के कितने limitations होते हैं और वो क्या क्या करता है. Is someone who is going to get to know you. He will actually talk to you. He will get to know what has been your past, what has been you are doing right now. Everything they will try to know, and then they will try to understand few things, and then they will give you some ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ सम एक्टिविटीज जो बहुत हेल्पफुल होती है, जो काफी बार हेल्पफुल होती है. ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड जब हम साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं, तो साइकेट्रिस्ट इज समवन, वो बनने के लिए आपको पहले करना पड़ता है एमबीबीएस एंड देन यू हैव टू डू द एमडी इन साइकेट्री. और एक साइकेट्रिस्ट जो होता है, ये होता है वो पर्सन जो रेकमेंड कर सकता है ड्रग्स. ही इज द वन हु कैन एक्चुअली रेकमेंड और प्रिस्क्राइब सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग्स टू द पेशेंट एज पर द रिक्वायरमेंट. ये वो होता है जो आपको मिलता है, जो टीवी नहीं कर रहे, शॉक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं लोगों को. Yes sir. That is the psychiatrist who has been studying over sir. there, right? So अगर कुछ इन्वेजिव भी अगर करना हो तो ये वहां पे इन्वॉल्व होगा. So he has a much stronger authority to give those kind of drugs. Now please understand, many of the drugs which have been given by the psychiatrist to the patient, वो आपको बहुत ध्यान से देने होते हैं. कई बार एक पेशेंट उन ड्रग्स से ही एडिक्टेड हो जाता है. It does happen that people do get addicted to barbiturates or amphetamines, so addicted हो जाता है. So that is why psychiatrists will always give a very appropriate amount of dose. और उसके साथ साथ ये भी एक चीज होती है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स मिलते ही नहीं है. So that is why he has a much more stronger responsibility of giving those drugs. So these are the things you have to understand. These are the things you find happening, right? Insomnia का मतलब होता है जब किसी को नींद नहीं आती. जो लोग रात रात तक जगते रहते हैं उसे हम कहते हैं इंसोम्निया.
रुक जाओ अल्जिया, रुक जाओ, राइट. सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय इंसोम्निया, एंड उसके लिए भी लाइक पीपल जनरली गिव देम द ड्रग्स टू रिलीव दोस काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. समटाइम कुछ लोगों को जेन्युइन इश्यू होता है इंसोम्निया का, कुछ लोग होता है कि उनका लाइफ साइकिल ही वैसा होता है, उनका लाइक स्लीप पे साइकिल ही वैसा होता है कि रात को जगेंगे लेट तक, सुबह लेट उठेंगे, दैट्स हाउ दे आर. सो हर कंडीशन को हम इंसोम्निया नहीं कह सकते, बट समटाइम हैपेंस कि लोगों को नींद ही नहीं आ रही, irrespective of anything. That's a different thing, right? So yeah, these are the things you have to know. तो याद रखना, ये ड्रग्स हम यूज करते हैं क्लिनिकल यूज के लिए, हम यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करते हैं. So these are the few things you have to know in this. ठीक है. So एट्रोपा बेलेडोना याद रखना, that's your दतूरा. कोका एल्कोलाइड के अंदर आपका आएगा कोकेन यहाँ पे, जिसको हम क्रैक या कोक भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं. एंड ये भी याद रखना, इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड हेलुसिनेशन. रिसेप्टर आपका होगा सीएनएस के अंदर, दे आर नेटिव टू साउथ अमेरिका एंड दे आर माय इरिट्रोजाइलम कोका इज द नेम ऑफ द प्लांट. देन दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ माय कैनबिस सटाइवा, जो मेरा कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी में आता है. इसके इन्फ्लोरेंस में से काफी जगहों से आप अपना ड्रग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. मैरिजुआना, हशीश, गांजा, मेथ आर द नेम ऑफ द ड्रग्स. रिसेप्टर आपके होते हैं सीएनएस के अंदर एंड दे विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. दैट इज माय कैनाबिनॉइड्स. एंड देन यू हैव योर मॉर्फिन, या मैं कहूंगा आपका ओपियोइड्स ड्रग्स. ओपियोइड्स के अंदर मॉर्फिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेल नोन ड्रग है, जो यूज किया जाता है एज अ पेन किलर, पेन रिलीवर. सर्जरी के बाद इसको यूज किया जाता है. वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी इसे यूज किया गया था. मोनिका 2 मिनट रुक जाओ. यू विल हैव पॉपी प्लांट, आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. दैट्स अ कॉमन नेम, पॉपी प्लांट. नेम मेन नाम है आपके यहाँ पे पेपेरोस सोमिनिफेरा, एंड उसके लेटेक्स में से ये ड्रग आपके यहाँ पे बनाया जाता है. एंड मॉर्फिन के साथ साथ याद रखना कि मॉर्फिन के एस्टाइलेशन को करके हम यहाँ ला सकते हैं हमारा हीरोइन, विच कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज माई स्मैक एज पर द एनसीईआरटी. सीएनएस जीआई ट्रैक के ऊपर होते हैं यहाँ पे रिसेप्टर्स. क्या आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज नहीं आ रही है, अरे बता. आ रही है सर. यस सर. आ रही है सर. तू ना 2 मिनट हैंड जेस कर रहे हो जब फैकल्टी पढ़ा रहा है तुम लोग को. 2 मिनट रुक जाओ. You will have codeine. Codeine is something which has been used for a respiratory distress. ये आपको कफ सिरप इसका मिल जाता है and that has been very widely used. So ये दोनों चीजें codeine and morphine will come under the opioids के अंदर. ठीक है. इतनी बातें पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब एक एक करके बताइए. बोलिए मोनिका, बोलिए क्या सवाल है आपका? सर ये जो मॉर्फिन है वो पॉपी प्लांट में आता है ना, जो कोडाइन है वो भी इसी में आता है, ये अलग है? हाँ नहीं सेम कैटेगरी में. सो बेसिकली ओपियोइड्स जो कैटेगरी है ना, ओपियोइड्स कैटेगरी में आपके दोनों आते हैं, मॉर्फिन भी आता है, कोडाइन भी आता है, एंड बोथ कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉपी प्लांट. यस सर. बताओ तवनप्रीत, बोलो. सर अगर लेग्स पेन हो और सारी रात नींद ना आए तो उसको भी इंसोम्निया कह सकते हैं? रोज ही ना आए. लेग पेन हो और सारी रात नींद ना आए? यस सर, रोज ही. नहीं, वो लाइफ साइकिल उसका, उनका थोड़ा लाइफ साइकिल अल्टर हो गया होगा, इसलिए वो रात को सो नहीं पा रहे हैं. देयर शुड बी अ चेंज इन लाइफ साइकिल, देयर माइट बी समथिंग लाइक दैट. तो वो हो सकता है. अगर बहुत लंबे टाइम के लिए ऐसा हो रहा हो, दैट यू आर फाइंडिंग दैट बहुत लंबे टाइम के लिए नींद ही नहीं आ रही, रात भर नींद नहीं आ रही और सुबह भी आप उठ के काम पे जा रहे हो, नाउ इन दैट केस यू शुड एक्चुअली यू शुड चेक हाउ व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू हैव. जनरली जिनको नींद नहीं आती ना, इफ दे इंक्लूड फिजिकल एक्सरसाइज इन देयर लाइफ, उनको टाइम पे नींद आ जाती है. ओके सर. दैट इज वन थिंग यू फाइंड हैपनिंग. हाँ जी, किसी और का सवाल? अल्जिया बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर कुछ लोगों को इंसोम्निया की बीमारी होती है तो लोगों को हेलुसिनेशंस भी होते हैं क्या? नहीं नहीं. ओके सर. सर इंसोम्निया में तो मतलब बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी ना रात को ना नहीं सुबह आएगी, तरह भी? नींद नहीं आ रही आपको, राइट? या सो दैट इज अ थिंग, एंड इट कीप्स यू इन अ वेरी डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में आप फिर आ जाते हो उसके वजह से. सो या दैट कैन बिकम अ कंसर्न एट टाइम्स. सर अगर किसी को मतलब पैदाइशी ऐसी बीमारी है इंसोम्निया की, तो उसका मतलब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? वो बेटा, वो डॉक्टर के पास ही वन हैज टू गो इन दैट केस, एंड द डॉक्टर विल रिकमेंड व्हाट हैज टू बी डन. सो समटाइम्स हम जनरल मेडिकेशंस डॉक्टर दे सकते हैं वहाँ पे. मेलाटोनिन के टैबलेट्स आते हैं, समटाइम डॉक्टर विल रिकमेंड दैट, सो इवन दैट वर्क्स एट टाइम्स. जाने का डॉक्टर कि आप क्या करते हो, एक्टिविटी आपकी क्या है. आप कुछ लोग हैं जिनको कुछ काम नहीं होता, दे समटाइम रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम ऑल द टाइम, दिन में सोते नहीं है, वैसा होता है. बट इफ समवन हैज अ वेरी रिगरस शेड्यूल ना, वो जनरली उनको रात को नींद आई जाती है, राइट? सो या दैट इज अ थिंग. ऑलराइट, अब इसके अलावा ये सब तो हमने यहाँ पे देख लिया.
अब इसके अलावा कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है, लाइक दे हैव डिस्कस समथिंग अबाउट स्मोकिंग को लेकर यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे बात की हुई है, जिसमें आपको मेंशन करना चाहूंगा। इस स्मोकिंग के रिलेटेड एक दो चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट द स्मोकिंग, सो स्मोकिंग करते समय द काइंड ऑफ कार्सिनोजन यू हैव इन द टबैको, जब आप टबैको चुग रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हो, यू आर ऑलवेज बीन एक्सपोज्ड टू समथिंग कॉल्ड एज योर निकोटिन। अब निकोटिन के बारे में याद रखना ये चीज काफी क्लियरली कि निकोटिन क्या करता है ना, निकोटिन इज गोइंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन इन द ब्लड। सो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में जाएगा और आपकी बॉडी में जाके इट इज गोइंग टू पुश द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। दिस will nicotine will go inside the body and will actually inside the, so within the body it will trigger the release of adrenaline and noradrenaline। इससे क्या होता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड द ब्लड प्रेशर ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू इंक्रीज। So इससे ब्लड प्रेशर जो होगा पेशेंट को यहाँ पे आपका होगा इंक्रीज, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज ओवर देयर। ठीक है, तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आपकी होती है। स्मोकिंग से आप जानते हो यू विल हैव लंग कैंसर, इसोफेजियल कैंसर हो जाता है, टोबैको च्यूइंग से बकल कैविटी का कैंसर होने के चांसेस आपके यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। सो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई इस स्लाइड के अंदर, व्हिच यू कैन हैव अ लुक एट बाय योरसेल्फ एज वेल। That tobacco contains a large number of chemical substances, including the nicotine and alkaloid. Nicotine stimulates the adrenal gland to release the adrenaline and noradrenaline in the blood circulation, both which raise the blood pressure, increase the heart rate. और ये कहीं से भी अच्छा नहीं होता, आपका blood pressure यहाँ पे increase हो रहा है, आपका heart rate increase हो रहा है, that's not a good thing. Smoking is associated with the cancer of the lungs, ये हम जानते हैं, urinary bladder and throat. Throat में, लंग्स में, ब्लैडर में कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग। उसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस एक बीमारी होती है स्मोकिंग की वजह से, ये आपने पढ़ा होगा 11th ग्रेड के अंदर। एम्फिसिमा इज समथिंग हैपेंस जहाँ पे एल्वेलाई का इलास्टिसिटी आपका खो जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपकी हो सकती है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग, गैस्ट्रिक अल्सर। सो दीज आर द थिंग्स यू फाइंड हैपनिंग बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग। Tobacco chewing is also associated with the increased risk of cancer of the oral cavity. तो टोबैको चिविंग से ओरल कैविटी का कैंसर होने के चांसेस आपके यहाँ पे काफी ज्यादा आपके यहाँ पे बढ़ जाते हैं। याद रखना, स्मोकिंग इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड रिड्यूसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर आपका लेवल आपका बढ़ता है ब्लड के अंदर, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी। तो ये भी आपका स्मोकिंग की वजह से आपके यहाँ पे होता है। So again, a very harmful habit, a habit which will have an impact. कई बार यूथ को लगता है कि it's a very normal thing and it's just something which can be done, but in a real sense ये आपके प्रोडक्टिविटी को कम करता है। आप कभी इस चीज को इस तरीके से सोचो। Now try to understand this thing in this way. Apparently, let's say someone is 18-19, कोई एज का लड़का है, ठीक है। He will start working at age of like around 20 to 23 की एज को अपना जॉब करना चालू करेगा, ओके। From that age till his mid 30s या late 30s तक उसकी प्रोडक्टिविटी फिर वहां पे कम होने लगती है। जब आप मिड 30s में आते हो या आप लेट 30s में आते हो, आप मिड 40s में आते हो, राइट, you will find that your body is no longer the way it should be, right? जितना आपका एनर्जी रहता था, जितना आप लाइक काम कर पाते, जितना आप ट्रैवल कर पाते थे, राइट, दैट बिकम्स स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज। आपकी बॉडी वैसे रहती नहीं है। अब जब कोई यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा होता है, सो दैट हैपेंस मच मोर ऑफनली, मच मोर अर्ली, विल हैव दिस सेंस ऑफ ब्रेथलेसनेस, विल हैव दिस सेंस ऑफ लाइक फटीग बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अब आप ये सोचो कि जब आपको फटीग जल्दी आ रहा है, अगर कोई 35 की एज में अगर उससे ज्यादा जल्दी फटीग आ रहा है या ज्यादा वो हेल्दी नहीं है या वो 2 फ्लोर भी आराम से चढ़ नहीं पा रहा, इफ एट ऑल दैट थिंग इज हैपनिंग, तो आप सोचो कि इससे आपके काम पे कितना इफेक्ट पड़ता है। आपकी प्रोडक्टिविटी वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और जब आपकी प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होती है, देन इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर कंप्लीट लाइफ ओवर देयर। यू आर नो लॉन्गर दैट पर्सन ऑन whom people can rely on. You are no longer that person जिससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप बहुत सारा काम हैंडल कर सकते हो। सो इट हैपेंस, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ, इट अफेक्ट्स योर लाइफस्टाइल कलेक्टिवली। इवन दो तुरंत आपको कैंसर नहीं मिल रहा जो आपको बाद में मिलेगा अल्टीमेटली,
but it is going to affect your life. So that is why it's very important to keep yourself healthy all the time. So if you see the athletes over there, अगर तुम athletes को देखते हो और वो अपना बहुत ध्यान रखते हैं, and when you see an athlete, like let's take an example of Virat Kohli itself, तुम अगर उसको देखो तो दौड़ देखा है ना तुमने उसे दौड़ते हुए देखा होगा तुमने उसे कैसे Yes, भाग रहा होता है. Yes, sir. Yes, जैसे sir. वो भाग रहा होता है वैसे कोई नहीं भाग रहा होता. You don't find anyone running at his speed at the way he runs. उसके पहले जिसको मैं भागते हुए देखता था वैसा वो आपका MS धोनी होता था, वैसे भागता था वो उसकी तरह, right? So when people are super careful about their health, they are like they can actually prolong their career, right? The kind of impact he has because of his fitness, वो तुम्हें दिखता है वहाँ पे. So that is something which actually happens when you start taking care of your, when you start doing all the right things. जब किसी ऐसी चीज में कोई इन्वॉल्व नहीं होता, then it impact has been shown over there. आप देखो ना आपकी प्रोडक्टिविटी भी वैसे मेंटेन रहती है. You find the productivity is also going to remain like that. Like even at that age is what it should be around like 36 something. 36 का होगा वो 35 36 का. But even in that age is it's a big thing. इस एज पे नॉर्मली लोग अपना रिटायरमेंट वो कर लेते हैं, wrap up कर लेते हैं. But you don't find that happening with that person. And same thing you also find with other athletes as well. कई सारे athletes होते हैं जो जिनका आपको दिखता है. You find them being very active. So it means a lot. So yes, यहाँ पे हम कहते हैं कि इससे कैंसर होता है, everything happens, but please understand अगर कैंसर नहीं भी हो रहा ना, it does affect your body. It does affect your body, so that's why one has to take a very good care of all those things. ठीक है, तो ये याद रखना. इसके अलावा इसमें एक दो चीज यहाँ पे मेंशन की हुई, जैसे विड्रॉल सिंड्रोम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था मैंने यहाँ पे, कि जब आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे होते हो, when you are consuming something regularly, चाहे वो अल्कोहलिक क्यों ना हो, सो अगर आप सडनली अगर आप उसका बंद कर रहे हो डोज, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड. सडनली अगर आप ड्रग्स या अल्कोहल का डोज अगर आप बंद कर देते हो, then you will find that there is going to be impact. The body will give a response, and that is my withdrawal syndrome. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे withdrawal syndrome. इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि रिहैब सेंटर्स में इनका डोज कम किया जाता है स्लोली. ये डोजेस को कम किया जाता है ताकि बॉडी कंडीशन कर पाए, बॉडी अपने आप को एक्लेमेटाइज कर पाए लो डोज के साथ, एंड देन दे गेट बेटर विद द कोर्स ऑफ टाइम. ठीक है, बट अगर ये सडनली बंद किया जाता है, देन इट कैन हैव सम अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे हो सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, द कैरेक्टरिस्टिक्स आर गोइंग टू बी लाइक योर एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग. ये सब सडनली आपके यहाँ पे होने लगता है एकदम से, विच मे बी रिलीव्ड. ये सडनली कंट्रोल किया जा सकता है विद द यूज ऑफ व्हेन यूज इज रिज्यूम्ड अगेन. जब आप वापस से ड्रग लेना चालू करते हो, ये वापस से आपका कंट्रोल होता है. इवन पता है वो मूवीज में दिखाते हैं लोग पागल की तरह ड्रग्स ढूंढ रहे होते हैं इधर उधर जाके, जैसे उन्हें ड्रग मिलता है then they get relieved over there, right? You find that shown in the movie as well. But at times even I used to think कि suddenly बंद करना तो आसान होना चाहिए, कि आज आपने डिसाइड किया कि मुझे अब नहीं करना, I don't want to take those drugs. It should be easy like that. But like I have a sister and who happens to be a doctor, so she told me कि withdrawal is not something which happens so like simple. It's not that simple. Withdrawal harsh होता है. And that withdrawal at times is something which can kill a person. So that is why it has to be done in a certain way. So इसलिए उसको उस तरीके से करना चाहिए होता है. Like it doesn't happen. हम लोग कई बार सोचते हैं कि suddenly बंद कर देगा कोई तो हो जाएगा सब ठीक. But yeah, it's much more complex than what we actually think. Okay. So in some cases, withdrawal symptoms can be severe and even life-threatening, and a person might need a medical supervision. So yeah, these are the things you have to notice. That is a withdrawal syndrome. अब इसमें याद रखना, अल्कोहल को लेके एक और बात आपको याद रखिए, अल्कोहल डैमेज करता है आपके लिवर को. अल्कोहल इज वेल नोन टू डैमेज योर लिवर ऑल द टाइम. तो ये बात दिमाग में उठा लो कि अल्कोहल जो यहाँ पे रहेगा, अल्कोहल इज नोन टू अफेक्ट द लिवर. और लिवर डैमेज जब आपका होता है तो वहाँ पे एक बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड एज माई सिरोसिस. वही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की. आई होप ये विड्रॉल सिंड्रोम सबको समझ आ रहा है. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज विड्रॉल सिंड्रोम. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. The use of alcohol during adolescence may have a long-term effect. It could lead to a heavy drinking in their adulthood. बिल्कुल ये initially लोग occasional से start करते हैं and then it can become a heavy drinking habit over there. Again, affects the person, affects the family. Person को तो affect करता है, family को भी affect करता है वो. The chronic use of drugs and alcohol damage the nervous system and liver. ये याद रखना, liver में जो damage होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे cirrhosis. लिवर नॉर्मली आपका डिटॉक्सिफाई करता है चीजों को, लेकिन एक टाइम बाद वो भी अपने हाथ खड़े कर देगा.
वो बोलेगा नहीं करना मुझे ये सब काम, हो गया. If the person is not serious about his health, मैं भी नहीं करना. So liver will stop doing its work and then you will find the liver damage will be seen happening over there, right? कई बार ये like it is not something which can be again cured again. It happens to in such a large extent at times. The use of drugs and alcohol during pregnancy is known to have an adverse effect on the fetus. अगर कोई drugs या alcohol का इस्तेमाल कर रहा है during the pregnancy, then it will have an adverse effect on the fetus. So fetus के ऊपर काफी adversely affect कर सकता है. So that is something also one should be avoided, right? So I think it's very much clear to you. I'll just tell you how the alcohol actually works. No, alcohol कैसे काम करता है? That let's say someone has some kind of issues happening in the life, work related कोई issue है या some other issues if someone a person have. When you take alcohol, so alcohol works like a curtain. मतलब आपके जितने भी concerns आपके सामने है, जो भी आपके सामने responsibilities है, उसके सामने एक curtain लेके आ जाता है. It looks like कि आपके सामने आपके काम नहीं है फिलहाल के लिए. So that gives you that kind of high where you are no longer able to see what are the like issues has to be dealt with. आपके सामने जो भी काम होते हैं वो आपके सामने नहीं दिखते हैं जब आप अल्कोहल के उसमें रहते हो, हाई में रहते हो, when you starting the alcohol. Now once the alcohol goes out of your system, अगले दिन जब अल्कोहल सिस्टम के बाहर निकलेगा, then in front of you have all the concerns. Suddenly आपके सामने आपके बिल पे करना, आपके कुछ और काम जो आपके होंगे वो सारे आपके सामने वापस आ जाते हैं. Now what happens? This alcohol becomes a tool to keep yourself away from your life ki issues, and then people start consuming them, and then they become addicted, right? But it is something which does not solve their issues. ये बल्कि यहाँ से आपके issues आपके यहाँ पे create ही होते हैं. So that is something you find happening over there with the alcohol. So yeah, these are also one of the things you have to know. अल्कोहल के बारे में एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा जो याद रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. Alcohol is going to affect up your brain and especially your cerebellum. अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो आपको शायद मालूम होगा, अल्कोहल सेरेबेलम को अफेक्ट करता है. सेरेबेलम आपका पीछे वाला जो आपका ब्रेन होता है ना, अपने अगर ब्रेन का पिक्चर देखा होगा तो you have a small structure in the back, that's a cerebellum. So alcohol will have an impact on the cerebellum. अब यहाँ पे होता क्या है? Cerebellum is known for hand-eye coordination. कभी अगर आप cerebellum का अगर आप रोल पढ़ते हो 10th grade में 11th grade में, तो याद रखना cerebellum has a very important role in my hand-eye coordination. मतलब hand-eye coordination या मेरा muscular coordination. तो ये याद रखना कि आपका जो cerebellum यहाँ पे होता है, so it is going to control your hand-eye coordination. या मैं कह सकता हूँ it also controls your what you call it as a muscular coordination. Muscular coordination, right? अभी जब आप क्लास लगाने के लिए बैठे हो यहाँ पे, तो आप सीधे बैठ के क्लास लगा रहे होगे ना, ऐसा नहीं कि आप ऐसे टेढ़े बैठ के क्लास लगा रहे होगे, राइट? कि हाँ चालू करो, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा, राइट? Similarly, if I have to pick up a pen, then मुझे मालूम है कि मुझे कितना हाथ आगे बढ़ा के अपना पेन वहाँ पे पिकअप करना है, राइट? और कब मुझे लिखना है. So that's the hand-eye coordination I have. मुझे अगर अपना लैपटॉप बंद करना हो तो मुझे मालूम है कि कैसे आगे जाकर अपना लैपटॉप मुझे यहाँ पे बंद करना है. सो आई नो कितने डिस्टेंस तक मैं हाथ लेके जाऊंगा, पकड़ूंगा एंड उसे बंद करूंगा, राइट? सो दैट इज अ हैंड आई कोऑर्डिनेशन या मतलब मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो आपका होता है, जिससे आपको मालूम कि आपको कैसे एक्टिविटी कैसे करनी है. दैट्स अ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. अब होता क्या है, व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग अल्कोहल, इट विल अफेक्ट द सेरेबेलम. अब जब वो सेरेबेलम पे अफेक्ट करेगा तो उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी जाएगा, उसका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी जाएगा. इसलिए आप कभी नोटिस करना, जब कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो स्ट्रेट लाइन में चल नहीं सकता. When someone consumes alcohol, स्ट्रेट लाइन में वो पर्सन चल नहीं सकता बिकॉज उसका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन गया. क्यों गया? बिकॉज अल्कोहल हैज इंपैक्ट ऑन द सेरेबेलम. सिमिलरली आपने ये भी नोटिस किया होगा, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको बोला जाता है दे शुड नॉट ड्राइव. होता है ना वो, डोंट. यस सर. तो वो कहाँ इसमें ज्यादा, बिकॉज आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं. अगर आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं तो आपके रिफ्लेक्सेस भी आपके वीक हो जाते हैं. आपके रिफ्लेक्सेस भी वीक हो जाएंगे. तो जब आपको ब्रेक लगाना, आपने ब्रेक लगाया नहीं, आपने और एक्सेलरेट कर दिया, राइट? सो दैट इज व्हाई अ पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अल्कोहल, उसको कहा जाता है दैट दे शुडंट ड्राइव बिकॉज उनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन कभी भी उनका सही से काम नहीं करेगा, राइट? और उनका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी सही से काम नहीं करेगा, एंड दैट इज व्हाई दे शुड नॉट ड्राइव बाय एनी मींस. तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी. दिस इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो.
एंड याद रखना कि सेरेबेलम आपका क्या रोल प्ले करता है. सो नाउ आप हमेशा रिलेट कर पाओगे कि फिर हाउ द अल्कोहल इज वर्किंग एंड व्हाई पीपल विद अल्कोहल आर नॉट एबल टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन. फॉरेन कंट्रीज में तो यही होता है, अगर उन्हें टेस्ट करना हो कि किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया तो दे विल आस्क देम टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन. इफ दे आर एबल टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन देन ठीक है, देन दे विल डू सम अदर टेस्ट आई गेस, बट इफ दे आर नॉट देन then there might be a concern. ठीक है. ऑलराइट, तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है. सिरोसिस याद रखना, इट्स अ लिवर डैमेज वाली कंडीशन है. अब इस चैप्टर में जो बाकी वाला जो पार्ट है ना, द बाकी वाला पार्ट इज लाइक मोर लाइक अ मॉरल अलाइनमेंट वाला पार्ट है. लाइक पीपल शुड नॉट डू थिंग्स अंडर अ पीयर प्रेशर. आई थिंक ये आप समझ सकते हो ना कि पीयर प्रेशर Yes, में sir. नहीं करनी चाहिए. यस राइट. लाइक अभी काजल की फ्रेंड्स अगर जा रही है चाउमीन खाने के लिए, सब लोग बारिश के सीजन में, सो काजल विल आल्सो कि चलो मैं भी चलती हूँ. ठीक है, तुम 4-5 लोग जा रहे हो तो हाँ ठीक है चलते हैं. सब लोग कह रहे हैं ना कि काजल चल, हम लोग जा रहे हैं, तू क्या कर रही है यहाँ पे, तू भी चल. सो पीयर प्रेशर में आके काजल भी जाएगी. राइट. So that is something one should avoid. Something like that you should avoid. You shouldn't get into peer pressure. You shouldn't do any kind of things, right? So peer pressure वाली बात को याद रखना. That is been mentioned in the inside. उसको अगर आप अपने end से पढ़ सकते हो. जो आगे वाला जो पार्ट है वो आपके नीट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूजफुल नहीं है, but you should just go through those things. That's why we are not paying attention to, like we are spending time over there. Then you should consult help. You should take help of the doctor. Taking help from doctors or guardians, right? Doctors and guardians से help लेना. If someone gets caught in some kind of addiction, then you can actually take help from your doctors or guardians से help लेना, उनको बताना. हमेशा चीजें अपने पास नहीं रखना, शेयर करना अपने पेरेंट्स के साथ, अपने like if you have someone in the family who is like a guardian to you, you can share with them. So doing all those things are going to be very important. They actually help you, keep you, it maintains your sanity, right? These are the things you have to take into account. So there are a few things we have been mentioned in the book. You can read by yourself. अच्छा, इसमें बताओ, इसमें क्या सवाल है, किसी ने हैंड रेज किया था? Tell me what is the question you have. सर गलती से हो गया. ठीक है, तो अब इसका आंसर आप लोग मुझे यहाँ पे बताओगे. ड्रग्स कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, हैंड रेज करेंगे आप इसके लिए. सो यू विल हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दिस. ड्रग कॉल्ड हीरोइन आपका कैसे बनाया जाता है? अरे काफी मैंने हैंड रेज किया. बताइए सिद्धरा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी. दीक्षा कुमारी, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी. महेश, सी. महेश, हीरोइन का एक और नाम क्या होता है? स्मैक. राइट. अब आप में से कोई मुझे हैंड रेज करके बताइए कि हीरोइन कौन से प्लांट में से हमें मिलता है. बताइए एल्जिया, हीरोइन कौन से प्लांट में से मिलता है? एल्जिया, डोंट से ग्रीन कलर के प्लांट में से मिलता है. ऑलराइट, चलो शिवा आप बताओ. पॉपी प्लांट. हाँ बोलो एल्जिया, बोलो. पॉपी प्लांट, राइट. शिवा, पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या होता है? राइट, दैट्स ट्रू. साइंटिफिक नाम क्या होता है? सर पापेवर सेमनिफेरस. पेपेवर सोमेनिफेरा इज द नेम. यस, उसमें से मिलेगा हमारा हीरोइन. राइट, यस, दैट्स वेरी गुड. ऑप्शन सी. ठीक है. ओके, आपका जो पॉपी प्लांट होता है उससे हम ड्रग जो होता है वो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? Which part of poppy plant is used to obtain the drug smack? हीरोइन कौन से में से आप एक्सट्रैक्ट करोगे, ये भी मैंने आपको बताया था. बताइए दीक्षा कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी. अलजी, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. डी लग रहा है. ओके, मोनिका आपको क्या लग रहा है? बैटमैन वाला बी. बैटमैन वाला बी. सर बैटमैन. अच्छा, राइट. लेटेक्स में से आप एक्सट्रैक्ट करते हो अपने यहाँ पे ड्रग्स को. वेरी ट्रू. ठीक है. Which is a particular type of drug that is obtained from the plant whose one flowering branch is shown above. पहले बताना चाहूंगा कि ये जो मेरा प्लांट आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, पहले मैं आपको बताता हूँ. दैट इज माय धतूरा प्लांट. ये इसका इनसाइड में पिक्चर बना हुआ है, वो आप बाद में देख सकते हो. सो दिस इज माय धतूरा प्लांट. अब बताओ धतूरा में से आपको किस टाइप का ड्रग मिलेगा जो आपको क्या इम्पैक्ट करेगा आपके बॉडी के ऊपर, ये भी आप बता सकते हो. बताइए अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए. ऑलराइट. काजल. ऑप्शन ए सर. काजल, अगर कोई
हेलुसिनेजन वाले ड्रग्स अगर कंज्यूम करेगा, हेलुसिनोजन वाले, तो क्या होगा उसके साथ, क्या होगा फिर उस पर्सन के साथ? फिर मैं बता। अरे रुक जाओ बेटा, अरे कोई सर बात मैं नहीं, चलो कोई बात नहीं, बोलो शिवा बोलो। सर मतलब कोई भी थिंग्स जो एग्जिस्ट नहीं करती सर वो भी वो फील कर सकता है, मतलब वो देख सकता है जिस पर्सन को ये hallucination कर रहा है। राइट, सो हेलुसिनोजन जब आप यहाँ पे कोई ड्रग कंज्यूम करो तो आपको हेलुसिनेशन होगा, आपको वो चीजें दिख रही होंगी जो एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा दतुरा, तो मैंने यहाँ पे एक नाम आप जानते हो, एक और प्लांट का मैंने नाम बोला था, शिवा याद है वो दूसरे प्लांट का नाम जिससे हेलुसिनेशन हो सकता है? सर एल्फोरा बेल्डोरास, एल्फोरा हाँ हाँ ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेल्डोरास सर। राइट, एट्रोपा बेलाडोना। क्वेश्चन नंबर 91, सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय क्रॉनिक इंटेक ऑफ, सिरोसिस क्या कंज्यूम करने से होता है? हैंड रेस करिए, चलिए चलिए जल्दी बताइए तवनप्रीत। ओके, आई थिंक अपूर्वा इज नो लॉन्गर देयर इन द क्लास, नो राइट, ठीक है। सर बताइए तवनप्रीत, अल्कोहल। क्या बेटा क्या कर रहे हो आप? अच्छा अल्कोहल, ओके राइट, ओके, अल्कोहल इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे अल्कोहल इज द वन व्हिच कैन कॉज द कंडीशन ऑफ द सिरोसिस, सो लिवर सिरोसिस आपका अल्कोहल कंजम्पशन से ही आपका होता है, सो यस दैट्स गोइंग टू बी ट्रू थिंग ओवर हियर। क्वेश्चन, लिवर सिरोसिस मतलब लिवर डैमेज, एज सिंपल एज दैट, लिवर डैमेज, ठीक है। नाउ which of the following statement is going to be correct, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है, देख लो इसे ध्यान से, and then tell me which of the following statement आपके हिसाब से यहाँ पे आपका सही है। Take your time and then try to answer this, जल्दबाजी मत करना। बस दो लोग, स्ट्रेंज। बताओ रानी क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। डेली वाला डी कह रहे हो ना आप? यस फिर सर। क्या क्या लग रहा है आपको? सर सी। मोनिका आपको क्या लग रहा है? सर सी। देखो बेटा, आप सारे स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। बेनिंग ट्यूमर शोज प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेटिस, ये बात आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है, दिस गोइंग टू बी रॉन्ग स्टेटमेंट। बेनिंग ट्यूमर तो मेटास्टेटिस आपके यहाँ पे शो नहीं करता, ठीक है। हीरोइन एक्सेलरेट्स द बॉडी फंक्शन, नहीं, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था हीरोइन जो होता है वो आपको डिप्रेसेंट करता है बॉडी को, मतलब वो हाँ स्लो डाउन करता है बॉडी को, आपका ब्रीदिंग वहां पे आपका कम हो जाएगा, बॉडी डिप्रेसेंट हो जाएगी, सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग ओवर देयर, ये भी आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग। पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी आर गिवन कैनाबिनॉइड्स टू रिलीव द पेन, ये भी गलत है, सर्जरी के बाद कैनाबिनॉइड्स छोड़ देंगे हम उसे। रानी आप उन्हें दोगे मॉर्फिन, यू विल गिव देम द ओपियोइड्स, ओपियोइड्स दोगे आप उन्हें वहां पे, नॉट द कैनाबिनॉइड्स आप वहां पे दोगे, बेसिकली उसमें भी आप मॉर्फिन आप वहां पे दोगे। तो याद रखना ऑप्शन डी भी मेरा यहाँ पे सही नहीं है, स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे गलत है, सो ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। malignant ट्यूमर में exhibit metastasis, that is something you will find in the malignant tumor, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ओपियाइड नार्कोटिक इज, इनमें से कौन सा ओपियाइड कैटेगरी के अंदर आपका यहाँ पे ड्रग आ जाएगा? चलिए बेटा चलिए, हैंड रेस करिए फटाफट आप लोग, बहुत स्लो है बेटा आप लोग, आप तो मतलब काफी स्लो हो। बताओ सिद्धरा क्या होगा इसका आंसर? राइट, अलजिया? ऑप्शन सी सर। अलजिया क्या आप मुझे बता सकते हो निकोटीन का बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट निकोटीन विल हैव ऑन द बॉडी? सर जब टबैको च्यू करते हैं ना तो उसके थ्रू मतलब जो भी होता है निकोटीन उस पे असर रहता है, तो उसका ट्रीटमेंट है। निकोटीन करता क्या बॉडी में, अगर वो आ गया बॉडी के अंदर तो करता क्या? जो मतलब उसके इम्पैक्ट होते हैं उसको मतलब खत्म करने की कोशिश करता है। नहीं बेटा, निकोटीन इटसेल्फ इज समथिंग व्हिच कैन हैव अ लाइक रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, वो किसी इम्पैक्ट को कंट्रोल नहीं कर रहा, ये एक ऐसी चीज है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। बताओ महेश, क्या करता है निकोटीन बॉडी के अंदर? हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है।
वापस बोलना बेटा, समझ नहीं आया। किसको बढ़ाता है? हृदय स्पंदन, दर। दर्द को बढ़ाता है? नहीं नहीं नहीं, काजल कैन यू टेल मी सर व्हाट ये डज टर्म द, समझा ही नहीं निकोटीन वाला। अरे सर साइन ब्रीथिंग टर्नप्रीत बताना निकोटीन क्या करता है? सर वो जो बॉडी में जाता है ना, तो एड्रेनलिन जो भी है और नॉन एड्रेनलिन वाले हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बॉडी। क्या ये बात नहीं बताई थी आपको क्लास के अंदर? बताई थी। सर बताए थे बट समझ नहीं आया। ओ हो, अरे अलजिया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये अच्छा है, ये अच्छा है। ओके, सो याद रखना ये चीज अब। सर सच्ची में नहीं आया, नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, सो याद रखना आपका निकोटीन जो होता है वो बॉडी में जाके क्या करता है, इट विल टेल द एड्रेनल ग्लैंड, जो आपका एक ग्लैंड होता है एड्रेनल ग्लैंड, उसको जाके वहां पे जाके बोलेगा, इट विल गो एंड टेल द एड्रेनल ग्लैंड टू स्टार्ट रिलीजिंग दिस टू हार्मोन्स, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। इसको रिलीज करना वहां पे आपका वो चालू करेगा। अब ये जब दोनों आपके यहाँ पे हार्मोन आपके रिलीज किए जाते हैं, दिस वन एंड दिस वन, सो उससे क्या होता है, दिस इज गोइंग टू रिलीज द ब्लड प्रेशर। दो चीज आपको याद रखनी है, इससे आपके यहाँ पे एक तो ब्लड प्रेशर आपके यहाँ पे इंक्रीज होगा, यू विल फाइंड द ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज ओवर देयर, दैट्स वन थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग। सेकंड चीज जो आपके यहाँ पे होती है, दैट इज गोइंग टू बी कि यहाँ पे आपका हार्ट रेट भी आपके यहाँ पे इंक्रीज होगा, यू विल आल्सो फाइंड द हार्ट रेट गेटिंग इंक्रीज्ड ओवर देयर। दोनों ही चीजें किसी भी तरीके से आपके लिए अच्छी नहीं होती, बेनिफिशियल नहीं होती, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, भूलना नहीं है, ये सब बताया था आपको, ऐसा नहीं है कि याद रखना सब यस कुछ। वो है ना, मतलब मेरे को ध्यान में क्या है ना, जो टोबैको च्यू करते हैं उसके लिए वो एक च्युइंगम टाइप निकली थी ना, उसका भी नाम निकोटीन ही होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए होती है, तो मेरे ध्यान में वो आ गया। मैंने तो लेकिन ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं क्लास के अंदर, अपने एंड से ही, अपने एंड से ही लाइक। नहीं सर मैंने ऐसा सुनी थी। चलो खैर, ऑलराइट, ठीक है, समथिंग। हाँ तो बोलो। सर पीछे क्वेश्चन सर, ये जो नाम लिखा है ये हीरोइन का साइंटिफिक नेम है? कौन सा? ये ओपिएट नारकोटिक? नहीं नहीं, ओपिएट मतलब ओपोइड प्लांट वाले, नार्कोटिक मतलब ड्रग्स, ओपिएट ओके मतलब सर। ओपिएट फैमिली का। हाँ राइट। अच्छा, यू हैव दिस टू टर्म्स बोला है, दिस भांग एंड चरस, दे आर आल्सो यस पार्ट ऑफ सर। माय कैनाबिनॉइड। यस सर। भांग चरस भी आपका कैनाबिनॉइड्स के अंदर भी आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब ये क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे दो, ध्यान से देखो और इसका आंसर निकालो मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 का, which of the following vaccine has been produced from yeast by recombinant DNA technology? कौन सी इनमें से बनाई गई है? ये एनसाइड में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, अगर आपने पढ़ा है तो। बस दो लोग बताइए, जानवी क्या होगा इसका आंसर? जानवी नहीं है, अच्छा सर बोलो जानवी, बोलो। यस, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, नहीं, यस। बी सर। हाँ, इट इज हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल सही। हेपेटाइटिस बी जो आपके यहाँ पे कंडीशन होती है, दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंस, जिसको ट्रीट करने के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है, दैट इज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ईस्ट, और ये बात एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है, तो इट्स नॉट न्यू। ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये तो हमने सुना नहीं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट्स बीन मेंशनड ओवर देयर। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ये भी बता सकते हो आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे क्या आंसर निकल के आ सकता है? दीक्षा नहीं है क्लास में? नो दीक्षा। प्रखर, संचिता, कहाँ है आप लोग? अंकिता, शिवा, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस? स्मॉल प्रोटीन्स जो आपके वर्टिब्रेट सेल में से निकल के आ रहे हैं जब वायरल इन्फेक्शन होता है, तो जब किसी को वायरल इन्फेक्शन वहां पे होता है तो वो टाइम पे कुछ चीजें निकल के आती है ना, जब कोई वायरस सेल के अंदर आता है तो यू फाइंड सम Yes, sir. थिंग्स कमिंग आउट। जो ये चीजें निकल के आती है वो क्या होती है? और ये जो चीज देखो क्या लिखा है इन लोगों ने, इनहिबिटिंग द वायरल मल्टीप्लिकेशन आर नोन एज। सो ये निकल के आती चीजें और ये बाकी सेल को जाके प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है कि आप अपने आप को यहाँ पे सेव कर लो। तो ये चीज आपकी यहाँ पे क्या थी, बताइए शिवा। सर इंटरफेरोन। शिवा, मुझे ये नहीं पता चल रहा, आपका आंसर सही है लेकिन इतना टाइम क्यों लगा वो आंसर देने के लिए? सर नहीं सर, मतलब मेरा इंटरनेट इशू है ना सर, तो सर मतलब मैं स्क्रीन शो ही नहीं होता सर, मैं क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पा रहा था सर। अच्छा अच्छा,
ठीक है. So because it is a like we have done this kind of questions in the past, you cannot get these questions incorrect. बेटा ये हम कर चुके हैं. जो हम कर चुके हैं उनको लेके तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अच्छा इसका आंसर यहाँ पे क्यों ऐसा आ रहा है. So that should be clear to all of you, right? Immunoglobulin A are acquired from mother to fetus represent what kind of immunity? जो immunoglobulin A आपके यहाँ पे होता है तो मदर से फीटस को मिलता है वो किस टाइप की इम्यूनिटी के बारे में आपका यहाँ पे आपको बता रहा होता है. सो अगेन प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस. अगेन ये क्वेश्चन हम आपसे हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे आप कर लोगे बिकॉज वी हैव बीन डन दिस थिंग्स इन डिटेल. बताइए रानी क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी. रानी आराम से बताइएगा आंसर जब भी बताइएगा. ठीक है चलो कोई बात नहीं. बताइए जानवी क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी. सी. दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी. बेटा याद रखना जब भी कोई आप एंटीबॉडी डाल रहे हो ना किसी दूसरे पर्सन के अंदर, जब कोई रेडीमेड एंटीबॉडी किसी पर्सन के अंदर जा रही है किसी दूसरे पर्सन में से, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ माय पैसिव इम्यूनिटी. ये हमेशा आपका एक बहुत ही क्लियर कट एग्जांपल आपको बनेगा आपका यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी का. तो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर याद रखना दैट यू विल हैव your antibodies will be given to the other person. यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपका IG आपका मदर से फीटस के अंदर जा रहा है. So that is the example of my passive immunity. और अगर आप थोड़ा याद करोगे it is the example of my natural passive. यस सर. यस सर. ये मेरा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल यहाँ बनेगा. आर्टिफिशियल का एग्जांपल आपका क्या बनेगा? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल सर वैक्सीनेशन. नहीं, एंटीवेनम सर. Snake bite. antivenom. Right. So antivenom serum is going to be the example of my artificial passive immunity. ठीक है जहाँ पे आप रेडीमेड एंटीबॉडीज आप डाल लो जो आपने लैब में बनाई थी. सो ये भी आपको सब मालूम होना चाहिए. आप इसमें गड़बड़ नहीं कर सकते. इस चैप्टर में से मैं आपको अच्छा एक बात बताओ ये आपका चैप्टर खत्म हो रहा है. क्या आप सबको ये सारे टर्म्स क्लियर है? आर दिस टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. थोड़ा तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय तभी आप इनको और अच्छे से समझ पाओगे. अगर आप सिर्फ क्लास लगा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे आप पढ़ नहीं रहे then it won't work. That it won't help in a long run. So please do that. Please understand you have to spend some time with your books after these classes as well. Right? हम लोग काफी चीजें करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बट आपको एंड से भी अपने एंड पे करना पड़ेगी चीजों को. So then only you can understand all those things. ठीक है तो एक चैप्टर में यही सारी चीजें हैं आपके यहाँ पे एंड दीज आर थिंग्स यू हैव टू वेरी थॉरली अंडरस्टैंड. हमने हर एक चीज को यहाँ पे समझा है. क्वेश्चन सॉल्व करिए और अगर आपने नहीं किया पुराना असाइनमेंट सॉल्व तो उन्हें बैठ के एक बार कर लीजिए. सो यू विल अंडरस्टैंड आपको आ रहा है या नहीं आ रहा. सो दैट्स समथिंग यू हैव टू डू. ठीक है सो दैट इज समथिंग वी हैव डन इन दिस चैप्टर. यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है. अगेन इट वाज अ वेरी गुड चैप्टर. एक अच्छा चैप्टर था, लंबा चैप्टर भी था. इसमें काफी ज्यादा कंटेंट आपने यहाँ पे देखा. We have understood everything in terms of the immunity हमने देखा. We have studied the disease. अब ऐसा नहीं कि हम ड्रग्स तक पहुंच गए तो आपने डिजीज सारे भूल गए. टाइफाइड मलेरिया सब आपको याद रखना है. Yes, sir. कोई मुझे बताएगा वो Sir. गंबासिया क्या कर रहा था? अरे नहीं अलजिया रुको अभी. गंबासिया आपका क्या करता है? क्या होता है ये और ये क्या करता है? कोई सर हैंड मैंने से कुछ भी नहीं बोली. अच्छा ठीक है. बोलो तो मनप्रीत व्हाट वाज योर गंबासिया एंड व्हाट इट वाज डूइंग? ये एक फिश थी जिसको ना स्टेगनेंट वाटर में छोड़ दिया जाता था ताकि वो मॉस्किटो के सारे लार्वा खा जाए. वेरी गुड. सो दैट इज व्हाट माय गंबासिया वाज यूज्ड फॉर. वेरी गुड. अब मुझे आप बताइए कि आपका आईजीई हैंड रेज करके बताना आईजीई एंटीबॉडी किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? चलो 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 जल्दी बताइए. दीक्षा आईजीई किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कब इस्तेमाल किया जाता है? एलर्जिक रिएक्शन. अच्छा ठीक है. राइट दिस विल बी यूज्ड फॉर द एलर्जिक रिएक्शन. बिल्कुल सही. ये इसके लिए यहाँ पे हम इसे यूज करेंगे. ठीक है मुझे बताइए आप लोग कि आपके जो बी सेल्स होते हैं इसके दो टाइप के सेल इसके अंदर आपको मिलते हैं. सो यू फाइंड टू काइंड ऑफ सेल यू फाइंड इन द बी सेल. वो दो सेल का नाम यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? हैंड रेज करेंगे आप सब लोग इसके लिए. बताइए काजल कौन से दो टाइप के सेल मुझे मिलते हैं बी सेल के अंदर? सर मेमोरी सेल और बी प्लाज्मा. राइट. सो हैव अ मेमोरी सेल एंड यू विल हैव अ प्लाज्मा सेल. बहुत बढ़िया काजल. राइट दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी. मुझे बताइए एक आपका पैथोजन था जिसका नाम था वुकेरिया. वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी.
ये पैथोजन कौन सी बीमारी कॉज करता है और वो पैथोजन आपकी बॉडी में आता कैसा है, इसको हैंड रेज करके आप मुझे एक्सप्लेन करो। वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी जो आपके यहाँ पे पैथोजन है वो आपकी बॉडी में आता कैसा है और ये कौन सी बीमारी यहाँ पे कॉज करता है। तमन, प्रीत और मोनिका, बस 2 ही लोग, बाकी लोग को याद नहीं आ रहा। बताओ तमन, प्रीत क्या होगा। दीक्षित सर ये बोल। एक राउंड वर्म है जो क्यूलेक्स मॉस्किटो में जाके हमारी बॉडी में आता है और ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को वो करता है, अफेक्ट वेरी करता गुड, है, जिससे गोनैड्स और लिम्ब्स एनलार्ज्ड हो जाते हैं। बिल्कुल सही। सो दैट इज व्हाट हैपन एंड इट इज बाय फिलिरियासिस। हाँ, ये मेरा कॉज कर मैंने यहाँ पे फिलिरियासिस, बिल्कुल सही। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, राइट, बिल्कुल सही। देन टेल मी ओवर हियर, हमने हमारा यहाँ पे एक टर्म सीखा था, देखा था, कॉलेज में मास्ट सेल्स। मुझे बताइए मास्ट सेल्स हमने इनके बारे में पढ़ा था, ये क्या रिलीज करते हैं और ये नॉर्मली कब हमने इनके बारे में पढ़ा था। याद करिए और बताइए मास्ट सेल्स क्या रिलीज करते हैं और इनके बारे में हमने कब पढ़ा था। टेल अस। अदर पीपल, बेटा ये तो कर चुके हम लोग, आपको आना चाहिए। अनिरुद्ध बताइए। सर ये एलर्जिक रिएक्शन से एक मास्ट सेल होते हैं, वो हिस्टामाइन और सेरोटोनिन को रिलीज करते हैं। जो जो हिस्टामाइन और सेरोटोनिन होते हैं वो डायलेशन करते हैं ब्लड वेसल्स का और परमेबिलिटी को बड़ा इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही, राइट। मास्ट सेल आपके हिस्टामाइन और सेरोटोनिन को यहाँ पे रिलीज करते हैं, ये जाके आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, उसके साथ साथ आपके ब्लड वेसल की परमिबिलिटी आपके यहाँ वो बढ़ा देगा। सो दैट इज व्हाट मास्ट सेल आर नोन फॉर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट, अच्छी बात है, याद रखो। ये सब आपको धीरे धीरे याद करना है सबको। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। और सही बताऊं, अगर आपको कोई चीज याद करनी है, आप उसे एक बार पढ़ लो, उसका दूसरे साइड में रख दो और पढ़ो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए, एंड देन आफ्टर हाफ एन आवर बैक खुद से लिखने की कोशिश करो। सब कुछ नहीं लिख पाओगे आप, लेकिन जितना लिख पाओगे उतना तो आपके जहन में इम्प्रिंट हो जाएगा। एंड देन गो आउट एंड चेक कि आपका कितना आपके बाकी है। इसको हम ब्लर्टिंग कहते हैं, और ब्लर्टिंग कर करके आप चीजों को याद कर सकते हो, काफी ज्यादा आप याद कर पाओगे। So that is something you should also do. Even we do that. Even when we have to understand some very complex research article, और हमें उसे याद भी रखना है. So what we used to do, we used to like read that thing, जितना समझ आ रहा है उतना बंद करते थे, and then we used to write it down by ourselves. पूरा नहीं लिख पाते थे, but जितना लिखते थे उतना हमारे में imprint होता था. So that is something you have to do from your end as well. It works. It works a lot. So start doing that, and you will be able to remember these things. So ये सब आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, all these things, and yes, this is where your chapter gets completed. अब आपका कोई सवाल है इस चैप्टर को लेकर, देन आप बताइए। आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है, आपको शेयर किए जाएंगे इसके कुछ 10 जितने क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के, सो इट्स हाइब्रिड होगा 12th-11 का असाइनमेंट। सो सॉल्व दैट एज वेल, सॉल्व करिए। पहले तो सब लोग असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करके शेयर करिए। ओम आपका भी बाकी है शेयर करना, और कई सारे बच्चे जिनका शेयर करना बाकी है, इसको शेयर करो। जब तक असाइनमेंट करोगे नहीं तब तक अश्योरेंस नहीं आएगा आपको कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। प्लीज डू दैट। सो प्लीज सॉल्व योर असाइनमेंट एंड शेयर दैट विद मी। सर हाँ जी, अब बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए।